हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। क्या आपको अक्सर आपकी एज अगर 40+ है और आपको अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है, अक्सर आपकी कमर में दर्द रहता है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का कमज़ोर होना, यानी हड्डियों का खोखला होना। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली होता क्या है कि हड्डियां जो है वो जरूरत से ज्यादा उनमें से कैल्शियम वॉश आउट होने लगता है और इस वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे पहचानना है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम कैसे फैसला करेंगे कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमनली जो है 35 to 40 के बाद होना शुरू होता है। इसमें हड्डियों से कैल्शियम वॉश आउट होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आमतौर पे हड्डियां काफी दिनों तक बर्दाश्त करती रहती हैं और ये प्रेजेंट करती हैं जब आपको बहुत ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। तो तब हमें पता चलता है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, हमें फ्रैक्चर हो गया, स्ट्रेस फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन पहचान सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किसी को हुआ है कि नहीं? अगर आपके कोई करीबी हैं, आपके लव्ड वंस हैं, अगर आपसे वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपकी हाइट थोड़ी छोटी हो रही है या आप बहुत थके हुए महसूस होते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस किन साइंस से प्रेजेंट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको काइफोटिक डिफॉर्मिटी होने लगेगी, हल्के हल्की आपकी कमर झुकने लगेगी, आपकी हड्डियां जो है अंदर की तरफ होने लगेंगी। इसके अलावा हड्डियों के कमजोर होने की वजह से थोड़ी इंटरवर्टिबल स्पेस जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि हड्डियां कमजोर हैं तो उसकी वजह से थकन भी रहेगी, आपको चलने में परेशानी होगी और इसके साथ साथ आप रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी उठाएंगे। तो ऐसे लोगों को, यानी 40+ लोगों को जिनको ये चीजें हो रही हैं, उनको फौरन अपनी जांच करवानी चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रॉपर रूटीन तरीके से पता करना चाहिए कि क्या वो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं कि नहीं। किन लोगों को ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? तो एक तो मैंने बताया कि जैसे कि 40+ एज ग्रुप बहुत ज्यादा जो है वो ससेप्टेबल होता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो मेल्स में ये कॉमनली इतनी जल्दी नहीं होता है, फीमेल्स में जल्दी हो जाता है। कि फीमेल्स में 45 के बाद हमेशा जो है मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल गिरता है, जिसकी वजह से बोन से कैल्शियम वॉश आउट होने लगता है। मेल्स के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा दूसरी चीज हो गई रेस, यानी इंडियंस, सबसे पहले तो अफ्रीकन्स की हड्डियां सबसे ज्यादा मजबूत होती है, जो काले लोग होते हैं उनके अंदर हड्डियां बहुत मजबूत होती है। इसके बाद इंडियंस आते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन पॉपुलेशन पाई गई है वो ऑस्टियोपोरोसिस में, वो व्हाइट्स जो होते हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा वो लोग जो स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि किसी बीमारी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चली है, स्टेरॉइड्स का यूज हुआ है, या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और अब सप्लीमेंटेशन करते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं ताकि उनकी बॉडी जल्दी बन जाए, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका डाइटरी सप्लीमेंटेशन, जिनको बर्गर चिल्ड्रन भी बोलते हैं, वो भी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डाइट में जो है कैल्शियम और विटामिन डी बहुत कम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे पहचाना जाता है, इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो इसको डायग्नोस करने के बहुत, एक तो जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो तो हैं ही। इसका एक होता है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन का फुल फॉर्म होता है डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो आमतौर पे टी स्कोर और जेड स्कोर देखा जाता है। टी स्कोर जो होता है वो बड़े लोगों के लिए होता है, ज्यादा उम्र के लोगों के लिए। जेड स्कोर कम उम्र के लोगों के लिए होता है। आमतौर पे -2 से अगर ऊपर है तो दैट इज अ डेफिनेट साइन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर -2 से कम है, यानी प्लस की तरफ जा रहा है, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। तो डेक्सा स्कैन करा सकते हैं। इसमें होता यह है कि एक ही एक्सरे 2 अलग अलग बॉडी टिश्यूज पे, बॉडी बोन्स पे डाला जाता है, उससे पता चल जाता है कि बोन की डेंसिटी कितनी है, उस हिसाब से होता है। दूसरा, सिर्फ एक्सरे से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रही कि नहीं हो रही। इसके अलावा एक और चीज होती है बीएमडी स्कैन। बीएमडी स्कैन बहुत कॉमन है। आमतौर पे अक्सर जगहों पे कैंप भी लगे होते हैं जिसमें आप अपने एंकल या अपना काफ मसल दे के और उससे जो है बीएमडी स्कैन कराते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए +0। अगर -1 से -2.5 के बीच में है तो इसका मतलब ऑस्टियोपीनिया हो रहा है, यानी कि शुरुआती फेज है, ऑस्टियोपोरोसिस अभी शुरू नहीं हुआ है। -2.5 अगर उससे ज्यादा है तो दैट इज अ डेफिनेटिव साइन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, और ऐसे लोगों को मदद की जरूरत है, उनको हेल्थ सप्लीमेंटेशन की या उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि
क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाते हैं? तो एक मैंने बताया जो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी अगर बॉडी में नहीं है तो विटामिन डी की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। विटामिन डी की वजह से बोन से कैल्शियम जो है वो जल्दी वॉश आउट होती है। इसके अलावा विटामिन डी का जो एक रोल होता है किडनी में, वो कैल्शियम को पेशाब के रास्ते जाने से रोकती है। अगर विटामिन डी कम है तो इससे भी कैल्शियम वॉश आउट तेज होता है। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इटसेल्फ, अगर किसी को डाइट में उसके कैल्शियम की कमी है तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस का एक कॉज हो सकता है। एज फैक्टर जाहिर सी बात है। अब चलिए हम बात करते हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी ठीक हो जाए। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो उसको कैसे ठीक करना है? तो इसके 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप बिना कोई दवाई के सिर्फ डाइट से अपने आप को ठीक कर लें। दूसरा होता है कि कुछ दवाइयां, कुछ सप्लीमेंटेशन या डॉक्टर की सलाह। तीसरा फिजियोथेरेपी। तो पहले हम बिना दवाई के कोशिश करते हैं। इसमें यह होता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आदमी को 1000 से 1200 mg कैल्शियम पर डे चाहिए होता है और करीब 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी चाहिए होता है। अगर हम ये दोनों अच्छी तरीके से सप्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हल हो सकती है। अब 1000 mg कैल्शियम लेने के लिए हमें उसी अमाउंट में मिल्क लेना पड़ेगा, यानी करीब 500 ml दूध लेना पड़ेगा, प्योर दूध। इसके अलावा हम चीज से भी ले सकते हैं। सैल्मन फिश होती है, उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है, वो भी हम ले सकते हैं। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। तो विटामिन डी का सबसे सस्ता जो सबसे फ्री सोर्स है वो है सनलाइट। आप रोज आधा घंटा धूप में खेलिए, धूप में रहिए, धूप में टहलिए, तो आपका विटामिन डी सप्लीमेंटेशन काफी हो जाएगा। जैसे हमारी भारत में बहुत अच्छी धूप होती है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और धूप में रहना चाहिए ताकि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हो जाए, क्योंकि यही एक ऐसा विटामिन है या हार्मोन भी कहलाता है, प्रो हार्मोन होता है, जो कि स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके थ्रू विटामिन डी बन जाता है। अब हम बात करते हैं ड्रग्स या फार्माकोलॉजिकल जो तरीके हैं वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन होता है। कैल्शियम साइट्रेट, मैलिएट, बहुत सारे सॉल्ट्स अवेलेबल हैं। उसमें 500 mg, 1 ग्राम, इवन 1.5 ग्राम तक कैल्शियम अवेलेबल है। उसके साथ साथ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी होता है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अलग से भी हम ले सकते हैं, जो कि कैप्सूल्स में भी होता है। उसके अलावा आजकल जो है नैनो शॉट्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं, जिसमें करीब 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी होता है। तो अगर हम इंट्रामस्कुलर नहीं लेना चाहते हैं, जो कि नहीं लिया जाना चाहिए आमतौर पे, तो हमें हफ्ते में कम से कम एक गोली 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की विटामिन डी की ले लेनी चाहिए। अगर हमारी एज 30-35 से ऊपर है तो ये आमतौर पे लिया जाना चाहिए। इसमें हमारा पर डे का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा, प्लस अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस के फीचर्स आ रहे हैं तो वो भी पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। बच्चों में ओरल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, च्यूएबल कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, वो भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जब इतनी मिलावट है, हर चीज में मिलावट आ रही है, दूध में भी मिलावट है, चीज में भी मिलावट है। लोग आप देख ही रहे होंगे मिठाइयों में जो है वो पता लगा कि पनीर जो है वो मिलावटी पाया गया। तो ऐसे समय में हमें भरोसा ना करके बल्कि हमें अपने खुद पे ध्यान रखना है कि हमें सप्लीमेंटेशन करना है, और इसके लिए मुझे लगता है कि च्यूएबल कैल्शियम एंड ओरल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आर द बेस्ट शॉट फॉर अस। तीसरी बात करते हैं हम कि फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर इंसान को, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बताता रहा हूं कि हर इंसान को कम से कम 20 मिनट पर डे एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है, वो रनिंग हो सकती है, वो वर्कआउट हो सकता है, वो जिम हो सकता है, हैवी वर्कआउट हो सकता है, यानी इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं, या फिर कैलिस्थेनिक्स भी हो सकती हैं, वो भी हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज में बस कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अगर हम हैवी वर्कआउट कर रहे हैं जिसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर हमारे कमर में बहुत दर्द है, अगर हमारे कूल्हों में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, तो हमें ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है या ओवरलोडिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, बल्कि लोड शेडिंग एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमारे बोन्स जो है वो मोबाइल हो जाएं। जब वो मोबाइल होंगी तो उनका मेटाबॉलिज्म तेज होगा। जब मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो कैल्शियम उसमें डिपोजिशन होगा, वो भी बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत होंगी। और ऐसा देखा गया रिसर्च में कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी हड्डियां और मसल्स आमतौर पे नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले में अच्छी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें थी। मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत कंसाइज आपको जो बता सकता था वो बताया। हर चीज वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर लिंक में दिया हुआ है और ऊपर भी आ रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और ये भी बताइए कि आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं जिससे आपको फायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।